मतलब कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। तो अब जब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था तब मैंने बोला था कि कैपेसिटी जब हम डिराइव किया था तो वो किया था हमने C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसमें मैंने बताया था कि दो पैरेलल प्लेट होती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है और इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता और दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता है, प्लेट्स का एरिया A होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद दो कॉन्सेप्ट और हैं, यानी कि अगर आप इन प्लेट्स जो खाली हैं, इसके बीच की जो जगह खाली है, उनके बीच में अगर कुछ इंट्रोड्यूस कर दो। अब इंट्रोड्यूस क्या कर सकते हो, मेरा फेस ठीक है। तो आप इंट्रोड्यूस क्या कर सकते हो, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक कंडक्टर और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक कंडक्टर, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कैपेसिटर के दो केस बनते हैं, एक तो सिंगल केस बन गया जिसमें आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल लिया जिनमें प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होगा। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा हमारा निकलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसके अंदर यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आपका केस बन सकता है कंडक्टर का, यानी कि आप एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दो। कंडक्टिंग स्लैब डालने का मतलब कोई कंडक्टर डाल दो। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जब हम इसको पढ़ने से पहले। देखो, कंडक्टर की बात मैंने जब आपको बताई थी तो कंडक्टर के केस में मैंने बताया था कोई भी अगर कंडक्टर होगा तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, जीरो। उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाता है अगर उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो, यानी कोई ऑलरेडी कहीं पे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसके बीच में आपने कोई कंडक्टर मटेरियल रख दिया, तो उस कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो होना है। उसका रीजन मैंने बताया था क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इक्वल, जो कि अंदर के फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर देगी। ठीक है, कैंसिल कर देगी। तो ये हमारा कंडक्टर का केस था। यहां तक सभी को बात क्लियर है? जिसको ना क्लियर हो बता देना। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो, अगर आप उस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर के जो चार्ज होते हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं कि अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि बाहर वाले के इक्वल होता है और कैंसिल करके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देता है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्ज फ्लो तो नहीं कर सकता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा बट उसका इफेक्ट जरूर पास हो सकता है। मैंने ये बताया था ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कि क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा कि उसका चार्ज का इफेक्ट पास हो सकता है बट चार्ज पास नहीं हो सकता। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ा है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में दो तरीके के होते हैं, एक नॉन पोलर, दूसरा पोलर। ठीक है, अब नॉन पोलर और पोलर में क्या फर्क है? नॉन पोलर का मतलब है कि जिसकी कोई पोलैरिटी ना हो। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ना हो तो उनको हम नॉन पोलर कह देते हैं। या कहो कि ऐसे मटेरियल जिनमें या ऐसे सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं H2, तो H2 आप देखोगे H और H, उनका सबका अगर पॉजिटिव पॉजिटिव देखें तो सेंटर सभी का सबका सेंटर सेम ही आ रहा है। ठीक है, O2 देख लेते हैं, O2 में क्या है, O2 में देखोगे तो O नेगेटिव नेगेटिव तो इसका सेंटर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेम ही आ जाता है, तो ऐसे में इनको हम नॉन पोलर कह देते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो है पर नॉन पोलर है। अब उसी जगह पे देख लो, अगर आप देखो और भी क्या कह सकते हो, H2O देख लो। H2O अगर आप देखोगे, H2O में क्या है, जैसे कि देखो O H H,
तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों का सेंटर क्या हो गया, इसका पॉजिटिव का सेंटर ये आ गया, और नेगेटिव तो यहाँ ही है, तो दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। मतलब देखो ओ नेगेटिव है जो कि सेंटर में है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड पॉजिटिव का अगर हम एवरेज देखें तो वो किधर आएगा, यहाँ सेंटर पे आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, कंबाइन हो गए, यानी कि दोनों का जो पोजीशन है वो कोइंसाइड होगी, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, पोलैरिटी नहीं। अब वहीं अगर आप देखो NaCl, NaCl में देखोगे तो NaCl को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, Na पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव, तो आप देखोगे इनके सेंटर कौन साइड नहीं कर रहे, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है, तो दो पोलर क्रिएट हो गए, पोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनके अंदर चार्ज की पोलैरिटी डिसाइड हो सकती है, उनकी पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी का मतलब हमेशा समझिएगा चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कभी पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। तो ये पोलैरिटी है, जैसे अर्थ की पोल्स है ना, पोलैरिटी है ना, साउथ और नॉर्थ, इसी तरीके से चार्ज की पोलैरिटी किसी सिस्टम की पोलैरिटी हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अगर किसी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे H2O में हो गया, H2 में हो गया, O2 में हो गया, तो उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये नॉलेज के लिए। नाउ यहाँ पे यूज किसका होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, यहाँ पे यूज किसका होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। इसमें क्या है कि जैसे हमने कंडक्टर स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी थी। इसी तरीके से जब आप पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, उनके अंदर भी तो चार्ज ही है ना, बस वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर भी चार्ज है, वो पोलैरिटी बना सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, जब आप उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चार्ज है वो अलग अलग तरह डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी इसके अंदर नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यानी पोलराइज हो जाएंगे। हम क्या कहना चाहेंगे इसको, पोलराइज होना, जैसे ये पोलराइज हो गए ना, NaCl को अलग किया तो क्या हो गया, पोलराइज हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, इसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, यानी चार्ज आना, पोलराइज होना। तो इस तरीके से ये भी पोलराइज हो जाते हैं, नेगेटिव एक साइड चले गए, पॉजिटिव एक साइड चले गए, तो इनको हम क्या कह देंगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो कि इससे कम होगी, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि इससे कम होगी। अब अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये EP पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और E नॉट जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका कुछ ना कुछ अंदर नेट इफेक्ट मिलेगा, यानी कि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट बचेगा पोलैरिटी का, पोलैरिटी की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो अगर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, ई नॉट में से ईपी को माइनस कर दोगे, ई नॉट में से ईपी को माइनस कर दोगे तो ये मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, नेट जो बचा, ठीक है, बाहर ई नॉट है, अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और इसकी वजह से जो अंदर नेट इफेक्ट बचा वो क्या बचा, ई, यानी ई नॉट में से ईपी को माइनस कर दो, ई बचा। इतनी बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई बात ना क्लियर हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो सभी एक बार यस यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था, तो अभी हम टॉपिक उठाते हैं
द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। पहले हम कंडक्टिंग स्लैब वाला करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला करेंगे। तो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब हो गया। कंडक्टिंग स्लैब हो जाएगा तो देखो कैसे डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। इसको पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं। बाहर की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नोड, वो कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है, उस और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। अब इन दोनों के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला है, तो हमने ये डाल दिया कंडक्टिंग स्लैब। अब इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है, टी। कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है, टी। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी कि क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इतने पोर्शन में ही शो करेगा, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन में ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी इंट्रोड्यूस कंडक्टिंग स्लैब of thickness T which is less than D, which is less than D in between plates of capacitor। ठीक है, अब कैपेसिटर के बीच का अगर आप कैपेसिटेंस देखना चाहो, दूसरा हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो निकाला था वो क्या निकाला था, वो लिख लेते हैं एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। वो हमने क्या निकाला था, सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हमने निकाला था। ठीक है, ये हमने निकाला था। नाउ पोटेंशियल हम देख लेते हैं, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स फॉर्मूला क्या पड़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज इक्वल टू वी बाय डी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय डी। अब E D जो है ये डिस्टेंस है जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। D हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इतने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इतने पोर्शन में है, T वाले पोर्शन में नहीं है ना, सिर्फ बाहर वाले पोर्शन में, T वाले पोर्शन में नहीं है। तो हमें यहाँ पे D की जगह पे क्या करना पड़ेगा, D की जगह पे हमें करना पड़ेगा D माइनस टी, क्योंकि अगर आप ये वाला पोर्शन निकालना चाहते हो तो आपको D में से T माइनस करोगे तभी ये पोर्शन निकलेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आपने क्या करा, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने क्या कर दिया, D माइनस टी कर दिया यहाँ पे D की जगह। इतनी बात क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो D माइनस टी ये हो गया पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो आप क्या करेंगे, अब E जो होता है वो क्या होता है,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद होगा शीट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D माइनस टी, ठीक है, यहाँ साइड में लिख सकते हो एज E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि Q बाय A, Q बाय A D माइनस टी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर होगा, Q बाय A के, सिग्मा किसके बराबर होगा, Q बाय A के। क्लियर है बात। तो ये तो आगे पोटेंशियल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, है ना। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। नाउ कैपेसिटेंस देख लेते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V। Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V। V हमने क्या निकाला है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q D माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q गया तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। वहां पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी। वहां पे सिर्फ D था क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पूरे में जा रहा था, D पोर्शन में जा रहा था, इसलिए यहाँ पे D है। यहाँ पे T पोर्शन में नहीं जा रहा है, तो D में से T पोर्शन को हटा दोगे तो वो कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो वही आ गया आपका। क्लियर है बात यहाँ तक। हमने क्या करा, हमने पोटेंशियल निकाला, कहाँ से, बाय रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने D की जगह पे D माइनस टी लिया है। D माइनस टी क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ बाहर वाले पोर्शन में, T वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसलिए हमने D माइनस टी वाला पोर्शन लिया है, यानी कि ये पोर्शन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसको हमने इंटू कर दिया है, इंटू कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब सिग्मा किसके होता है, Q बाय A के, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से आई, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन। थिक शीट की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर थिक शीट, ठीक है, यानी डबल सरफेस। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू डाले Q बाय A तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो हमने Q बाय V की वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू भी पुट करा तो Q से Q कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इसमें अगर आपको डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हो ना, जिस जिस मैं स्क्रीनशॉट बोल रहे थे तो स्क्रीनशॉट में तो नहीं रहता है, उसको कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। इंस्टीट्यूट जब ओपन होंगे ना तो तब मैं देख चेक करूंगा आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है। प्रॉपर ये बोल रहा हूँ तो ये कॉपी में होने चाहिए, नोट में होने चाहिए। अब तो शॉप्स भी ओपन हो गई है स्टेशनरी की, अब तो ले सकते हो जाके जो सामान लेना है आपको। दिव्यांशु, क्लियर हो रहा है, दिव्यांशु। ध्यान यही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इसको रब कर देते हैं। कंडक्टिंग स्लैब की जगह क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, और ये कैपेसिटर। तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया कितनी थिकनेस का, टी थिकनेस का। वैसे ही बताया था मैंने कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अंदर क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, यानी चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी कि इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो चार्ज पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। और अंदर की साइड क्या आ जाएगा, एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि बाहर वाले से थोड़ा कम होगा। तो जो नेट आएगा वो नेट क्या आएगा, फ्रॉम फिगर लिख लेंगे, फ्रॉम फिगर जो नेट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। तो ये इसी डायरेक्शन में होगा E की वैल्यू, ठीक है। जो E की वैल्यू है ये मीडियम का है, जो कि इसी डायरेक्शन में होगी, बट इसको इसमें से माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई है अंदर, ठीक है। ये जो E है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अंदर पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हुई वो क्या है, ईपी, ठीक है। ये नेगेटिव भी आ गया। अब देखिए, तो वही चीज एज हमें पता है, वी नो, एज वी नो, एज वी नो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, C इज इक्वल टू, सी नोट से लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। सी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अब यहाँ देखिए, इसको अगर आप देखोगे तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी आ गया। नाउ अगेन वही चीज हमें क्या लेना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो देखो मैंने बोला है कि पोटेंशियल जो है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहां पोटेंशियल होगा। तो यानी कि बाहर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई नोट, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। अब आप यहाँ पे जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो जितने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो अगर आप देखो पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप ई नोड वाले की बात अगर करोगे तो वो कितने पोर्शन में है, ई नोड वाला पोर्शन है डी माइनस टी वाले पोर्शन। ई नोड जो है वो कितने पोर्शन में है, डी माइनस टी वाले पोर्शन में, जबकि जो ई है वो कितने पोर्शन में, टी में। तो आप उसको सम में कर दोगे, ई इंटू में टी। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। इतनी बात सभी को क्लियर होगा। हमने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उसका टोटल निकाल लिया। ई नोड हमारा डी माइनस टी वाले पोर्शन में है, जबकि जो ई है वो सिर्फ टी पोर्शन में। क्लियर है बात, इतनी इतनी बात क्लियर होगी, हमने टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। नाउ आप देखो यहाँ पे ई नोड आ गया, यहाँ पे ई आ गया। ई नोड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बाहर वाला है, फ्री स्पेस वाला है, ठीक है। और जो ई है वो मीडियम वाला है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वाला है। तो अगर आपको ध्यान हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब हमने पढ़ा था। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो आपने पढ़ा था, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, उसके रेशो आपने पढ़े हैं। रेशो क्या क्या पढ़े हैं, रेशो पढ़े हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट अपॉन में एफ नॉट, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना आपने, यही क्लियर फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसी तरीके से आपने सी बाय सी नॉट पढ़ा है। तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है, अगर एफ नॉट बाय एफ है तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ई नॉट बाय ई।
ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो है, नहीं लिखा है नोट करके कहीं भी साइड में एक नोट में लिख लेंगे। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो उसका रेशियो आप क्या लिख सकते हो, ई नोट बाय ई, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो ई नोट बाय ई है, जहां पे ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E नोट बाय के। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नोट बाय के। और K क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे E के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E नोट बाय के। तो आपने क्या लिखा, E नोट D माइनस टी प्लस E की जगह पे क्या लिख दिया, E नोट बाय के इंटू में टी। साइड में लिख दिए कि जो है K होता है वो E नोट बाय E होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बातें ध्यान में रहें, क्योंकि मैं अभी ये रब कर दूंगा थोड़ी देर में। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, या लिख लो कॉपी में कहीं साइड में लिख लो, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, ई नोट को कॉमन ले सकते हो। तो ई नोट को कॉमन लोगे तो ई नोट को कॉमन लेके क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर है बात। उसके बाद क्या लिख सकते हो, इतना इसको छोड़ सकते हो, या इसमें टी कॉमन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है, इतना भी आप छोड़ सकते हो। अब दूसरी बात, ई नोट क्या होता है, ई नोट आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई नोट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था थिक शीट का। ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। साइड में लिख लेना कि जो ई होता है, ई नोट होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैं रब कर दे रहा हूं। V की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हो, यहाँ देखिए V आप इज इक्वल टू लिख सकते हो, सिग्मा की जगह क्या आ सकता है, Q बाय ए। तो आप लिख सकते हो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बच जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q बाय V। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय V। तो V की वैल्यू पुट करेंगे, तो V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, Q बाय Q D माइनस टी प्लस टी बाय के, अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q से Q गया, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, और इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, टी को अगर कॉमन लेते हो तो प्लस टी, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/k-1, 1/k-1। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट नहीं समझा है। हमने क्या करा है, पोटेंशियल लिया है बाय रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ई नोट और ई। ई नोट जितने पोर्शन में होगा तो उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करा है, यानी डी माइनस टी वाला पोर्शन। ई जितने पोर्शन में होगा तो हम उसे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ई है मीडियम का, ये है फ्री स्पेस का, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नोट बाय ई, ई नोट बाय ई। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाई के। ई नोट को कॉमन ले लेंगे तो ई नोट इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। ई नोट की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाय ए। कैपेसिटेंस निकालना है तो क्यू बाय वी, वी से डिवाइड कर दिया, वी की वैल्यू पुट करके और इसे
Q से Q कैंसिल हो गया, फिर इसमें T और कॉमन लेके आप इस, तो आप लोग देख सकते हो कि क्या हो गया यहाँ पे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है। क्लियर है सभी को? सर ये कैपेसिटेंस में D माइनस T से D प्लस T कैसे हो गया? ये जो निकाला है आंसर में आपने कन्वर्ट करके T कॉमन लेके। हाँ, तो T कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेंगे तो -1 प्लस T होगा ना, बाहर तो कॉमन प्लस T का ही आएगा, या -T कॉमन लोगे आप? अगर इसमें से -T कॉमन लोगे तो बाहर अगर -T निकालते हो तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। कॉमन लेके देखो आप, ये है ना, जैसे देखो, जैसे आपका क्या है D माइनस टी प्लस टी बाय के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस टी बाय के माइनस टी, लिख सकता हूँ ना। अब इसमें से अगर टी कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, टी कॉमन लगेगा तो बनेगा आपका टी 1/k -1, यही बनेगा ना? कुछ गलती कर रहा ओके हूँ? सर, गलती कर रहा हूँ तो बताओ। नहीं समझ में आ गया। आ तो गया? साइन का ही प्रॉब्लम, हाँ। हाँ, अगर आप साइन साइन में ये है कि अब ये प्लस है, तो इसको एक चीज ये भी कर सकते हो कि एज इट इज -T बाहर कॉमन ले लो, इसमें कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप इस तरीके से लिख लो। आप -T कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1 - 1/k, इस तरीके से लिख लो। चलो इसी तरीके से लिख लो, क्योंकि पहले वाला D -T था ना, इसी तरीके से लिख लो, प्लस वाला छोड़ दो, इस तरीके से लिख लो, क्योंकि D -T था, तो इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, आप दोनों चीज में देखो कि आपने एक निकाला पीछे, एक तो ये निकाल लिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, और एक आपने निकाला कंडक्टिंग स्लैब वाला। तो कंडक्टिंग स्लैब वाला आपका आया ε0A/D-T, ये दोनों चीज आया। और जो बेसिक वाला देखोगे, यानी कि पैरेलल प्लेट वाला देखोगे, तो ε0A/D, ठीक है। तो देखो पहले कंडक्टिंग स्लैब वाला देखते हैं। तो जो कंडक्टिंग स्लैब वाला होगा ε0A/D, तो कंडक्टिंग स्लैब में D में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, यानी कि नीचे वैल्यू घट रही है। अगर ये वैल्यू घट रही है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि अगर हम जब भी कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तो फॉर कंडक्टिंग स्लैब में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी बाय इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नोट डाल के लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कंडक्टिंग स्लैब के लिए लिखवा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, if we introduce conducting slab, we can increase the capacitance of parallel plate capacitor. If we introduce the conducting slab between the plates, then the capacitance of parallel plate capacitor will increase. Then the capacitance of parallel plate capacitor will increase. ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में D में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, जबकि यहाँ D था, यानी कि नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अब वैल्यू अगर घटेगी तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में भी कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दोनों ही केस में, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, दोनों ही केस में आपका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम लाइन आप इसके लिए भी लिख लो, सेम लाइन इसके लिए भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, if we if we introduce dielectric slab, according to formula, if we introduce dielectric slab between the plates,
if we introduce dielectric slab between the plates, then the capacitance of parallel plate capacitor will increase. Then the capacitance of parallel plate capacitor will increase. क्लियर है बात यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस यस करके लिख देंगे, देन वी प्रोसीड टू फर्दर। ओके ओके अच्छा, आप लोगों को मैं जो रिकॉर्डिंग करके क्लास की जो रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ वो हेल्पफुल होती हैं या ना भेजूं, या भेजने से कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोई आपको बेनिफिट मिलता है रिकॉर्डिंग करके भेजने से? एनीवन? कोई तो बोलो, मतलब कोई नहीं देखता। चलो ठीक है। तो ये था चैप्टर सेकंड भी आपका यहाँ पे अब खत्म होता है। इसमें आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो कि चार्ज का प्रोडक्शन के लिए है कि चार्ज कैसे बनाए, बट उसका अब ये सिलेबस में नहीं आता, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर तो हट सकता है सिलेबस से। ठीक है, तो ये सिलेबस से हट चुका है और आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसका मैं असाइनमेंट भेजूंगा, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे थे, होमवर्क करिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। आप लोग प्लीज होमवर्क करिए, ऐसे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। आप लोग होमवर्क करके नहीं आते, बताते नहीं हो, सॉल्व नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा काम? है दिव्यांशु? होमवर्क क्यों नहीं करता दिव्यांशु? निशु, होमवर्क क्यों नहीं किया आपने निशु? अब कोई नहीं बोलेगा। उठा लो, फायदा उठा लो, लाइव क्लास का फायदा उठा लो। तो 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या करता है, क्या कह रहा है? अभी है हमारे पास टाइम, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके क्वेश्चन करा के फिर एक डाउट क्लास ले लेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर है। क्वेश्चन नंबर 11 2.11, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का। 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर कितना दे रखा है, 600 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged capacitor. यानी कि ये C1 हो गया जिसको चार्ज किया था, फुल्ली चार्ज कर लिया है। फिर इसको एक और कैपेसिटर है दूसरा जो कि अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब अगर जहां चार्ज नहीं होगा तो वहां पोटेंशियल भी नहीं होगा, और उसका C2 का पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटर कितना है, 600 पिकोफैराड, और अनचार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो गया, 0, V2 0। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो। क्या है, हाफ इंटू C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 पिकोफैराड यानी 10 की पावर माइनस 12। C2 कितना है, 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। V1 की वैल्यू 200, V2 की वैल्यू 0 अपॉन में C1 C2 600 600 कितना हो गया, 1200।
पिको फेराड -12, तो 1 - 12 से 1 - 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 दूनी 12 और 2 3 जा 2, कितना आया 150, है ना। तो कितना बन गया 150 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200। तो आप देख सकते हैं 15 2 जा 30 और 1 2 3 3 जीरो, तो 3 जीरो जाएगा तो कितना बचेगा -9 एनर्जी है। तो क्या बचेगा, तो इसको आप 30 नैनो जूल भी कह सकते हो, या 3 इंटू 30 नहीं आ रहा, अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर है तो 200 और आएगा, तो 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 जीरो और हैं तो कितना हो गया 10⁻⁻6 जूल। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। दिवांशु, दिवांशु बेटा होमवर्क नहीं करोगे ना फिर मम्मी को कॉल करनी पड़ेगी, सीधा बता रहा हूँ। होमवर्क नहीं कर रहा तू, समझ में आया दिवांशु। और कौन सा डाउट में था बताइए जरा, एक और बोला था ना कौन सा डाउट में। चलिए एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10 का बी। एग्जाम्पल 10 का बी, एनसीईआरटी कहाँ गई, एनसीईआरटी नीचे छोड़ा है मैं, एक मिनट आया एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 10 का बी 4, अच्छा क्या कह रहा है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर 9। देखिए इसमें कह रहा है कि द कैपेसिटर एक 900 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जिसको कितनी पोटेंशियल मिली हुई है 100 वोल्ट। अ, 9 वोल्ट ये हो गया, ओके ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। यानी कि एक कैपेसिटर, वही वाला केस है यही वाला, कि अब 600 की जगह 900 पिकोफैराड है और उसको पोटेंशियल कितनी दे रखी है 100, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो कितने का है 900 पिकोफैराड का, पर उसका कोई पोटेंशियल नहीं था कनेक्शन करने से पहले। तो अभी क्या है कि उसको कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों में पोटेंशियल बराबर बटेगा जैसे टैंकी में बढ़ता है। तो आप कह सकते हो कि एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, अब दोनों का चार्ज अलग अलग होगा, है ना। यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, है ना, C तो सेम है, तो Q डैश V डैश हो जाएगा, पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। अब पोटेंशियल अगर आप ध्यान दो, चार्ज किस हिसाब से बटेगा, पोटेंशियल उसमें हाफ होगा, है ना।
इनमें पोटेंशियल हाफ हाफ होना चाहिए कि अगर इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है, तो दोनों में अगर इक्वली डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, V/2। दोनों का क्या हो जाएगा, V/2। दोनों में V बटा और उसका हाफ हाफ हो गया। इसी तरीके से चार्ज भी बढ़ जाएगा, Q/2, है ना। इसी तरीके से चार्ज भी बढ़ जाएगा, Q/2। तो आप कह सकते हो कि जो V डैश है, यानी कि जो नया पोटेंशियल होगा दोनों का, वो क्या होगा, V/2। और दोनों का जो चार्ज होगा कनेक्शन करने के बाद, दोनों का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q/2। ठीक है। अब अगर आपको पोटेंशियल यानी दोनों के अंदर, अभी क्या है, लॉस नहीं पूछ रहा है। लॉस पूछ रहा होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी जैसे निकाले थे वैसे निकाल देते। ये पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो टोटल एनर्जी आपका क्या होगा, क्योंकि आइदर हम कंडीशन ये मान के चल रहे हैं कि लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है। तो आप क्या करोगे कि दोनों, अगर इसका पोटेंशियल आपको क्या पता है, क्यू की वैल्यू पता है, आपको क्या पता है, वी की वैल्यू पता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले डिराइव करवाए थे। एक हाफ CV², दूसरा हाफ Q²/C, दूसरा क्या था, तीसरा हाफ इंटू में QV। ये 3 फॉर्मूले थे एनर्जी स्टोर निकालने के। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, Q और V की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे, इसका भी हाफ QV होगा, Q'(V'), इसका भी क्या होगा, हाफ Q'(V'). तो अगर आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू हाफ Q'(V'), यही कर सकते हैं, है ना। 2 इंटू में Q'(V'), Q की वैल्यू 2 से 2 गया तो क्या बच गया, Q'(V'). Q' की वैल्यू क्या है, Q/2। V' की वैल्यू क्या है, V/2। क्लियर है बात। तो कितना हो गया, 1/4 QV। और V की वैल्यू आपको गिवन है 100 वोल्ट, और Q आपने कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू। Q कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q = CV। C आपको कितना दे रखा है, 900 पिकोफेराड, और पोटेंशियल कितना दे रखा है, 100। तो ये कितना हो गया, 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया, 8। 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये तो चार्ज आ गया। पोटेंशियल भी करोगे तो 50। ठीक है, ठीक है सोनम। हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट नहीं, तो चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो करिए अभी के लिए, अभी करना है वो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्वेश्चन लिखिए। मैं यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम, +4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम। 2 point charges +4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance of 1 meter in air। 1 मीटर का डिस्टेंस है एयर में। Calculate at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0। Calculate at which point on the line joining the two charges is the electric potential 0। यानी कि आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकी वजह से 0 होगा। करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 5 मिनट का वक्त है आपके पास, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और सभी करेंगे ट्राई, होए ना होए वो अलग बात है, पर ट्राई सभी करेंगे। जल्दी करिए, इजी है, कराया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन।
हुआ किसी से सॉल्व? सान्या, निशु, चंचल, हर्षिता? हो रहा है? चलिए, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग तो यार। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 पॉइंट आते हैं, एक लाइन के बीच में और एक लाइन के बाहर। तो आप लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट मान लीजिए। अगर ये x है तो ये कितना है, वो पॉइंट अगर माना है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, यही होगा ना, 1 मीटर होगा तो 1 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 0 है, यानी कि v1 प्लस v2 की वैल्यू क्या है, 0। तो v1 अगर निकालोगे तो क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला होता है k क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो k क्यू कितना है, +4 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया, x का स्क्वायर, प्लस v2 की अगर बात करोगे तो k इंटू में क्या आ जाएगा, -2, चार्ज में, पोटेंशियल में हम चार्ज को इंक्लूड करते हैं, -2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो माइनस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक दूसरी साइड जाएंगे तो k इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से 2 से 4 गया 2 जा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर सकते हो, ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो -2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाके एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर गया उधर -2, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, +2 में 1 ही आ गया। क्या गड़बड़ है? अच्छा, सॉरी, फॉर्मूला गलत लिख लिए, एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स होगा, डिस्टेंस होता है। तो ये आपका 2 1 माइनस एक्स एक्स, तो 2x x कितना बच गया, 2 माइनस +3x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 मीटर। तो ये आंसर आ गया बीच वाला। ठीक है,
इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद आप क्या मान लोगे, दूसरा केस मान लोगे ए और बी है और ओ पॉइंट यहाँ है, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x में से 1 माइनस +4 -2, 1 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x -1 और x, तो एक डिस्टेंस ये लेके आप चलेंगे, ठीक है। तो इसके तरीके से, तो ये सेकंड पॉइंट आप निकाल के रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी मैं पूछूंगा आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। अभी क्लियर है सभी को? अगर सब क्लियर है तो एक बार यस यस करके लिख दीजिए।